तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस सीई के बारे में बात कर ली थी, बाईपास कैपेसिटर के बारे में बात कर ली थी। और बाईपास कैपेसिटर सीई क्या करता है, इसकी हेल्प से हम लोग कितना इधर भेजना है कितना इधर भेजना है, इस सीई को कंट्रोल करके हम लोग ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आ गई, क्लियर है। चलो भैया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। इतनी तो बात हो गई, ये कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में बात होगी। जनरली जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो आपको यही बोला जाता है कि आरसी कपल्ड के लिए आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताइए। तो बड़ा ही क्वेश्चन ही आता है ये, तो बड़े क्वेश्चन के लिए पहले तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इतना जहाँ तक मैंने करवाया। उसके बाद में इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताना पड़ता है। अब मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब आवृत्ति अनुक्रिया। आवृत्ति अनुक्रिया या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का क्या मीनिंग है देखो, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना। आवृत्ति अनुक्रिया या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, आवृत्ति अनुक्रिया या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, देखो प्रवर्तक की आवृत्ति अनुक्रिया, आवृत्ति अनुक्रिया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर, प्रवर्धक की आवृत्ति अनुक्रिया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर। अब देखो इसका क्या सीन है, क्या बताना चाहता है इसकी हेल्प से। देखो अपने पास में कोई सिग्नल है, सिग्नल का मतलब है कि गाना है, और गाना है तो एसी टाइप का होता है। एसी टाइप का मतलब है कि उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है। मतलब एक मान लो एक गाना है आपके पास में, तो आपके पास में एक गाने का सिग्नल है, तो उस गाने के सिग्नल में इस तरीके की ये इस टाइप का गाना आप देखते होंगे। आपका जो म्यूजिक का जो प्लेयर होता है आपके VLC ले लो या जो भी है आपका मोबाइल में भी, उस टाइम में आप जब गाना चलता है तो उस टाइप का इस टाइप का ये चलता रहता है ना। ये क्या होता है, उस गाने के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी है ना उन सबको मर्ज करके उन सबका सुपरपोजिशन जो होता है, अध्यारोपण होता है, वो दिखता है आपको यहाँ पे। मतलब ये कोई गाना है, कोई म्यूजिक है, ये अपना सिग्नल है जिसको हमको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। अब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब इस सिग्नल में अलग अलग आवृत्तियाँ होती है। जैसे ये कोई गाना है तो इसके अंदर जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी है, मान लो मैं फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ कि मान लो इसके अंदर तबले की भी फ्रीक्वेंसी, मान लो ये तबले की फ्रीक्वेंसी है, तबला। ये कोई F2 फ्रीक्वेंसी है, ये मान लो कि फ्लूट की भी फ्रीक्वेंसी है, ये मान लो गिटार की फ्रीक्वेंसी है, गिटार की फ्रीक्वेंसी है। कोई फ्रीक्वेंसी है वो सितार की भी फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर। इसके अलावा मान लो सिंगर भी गा रहे हैं, मान लो कोई एक फीमेल सिंगर है, लता जी गा रहे हैं तो लता जी की वॉइस की भी है। मान लो अरिजीत सिंह गा रहा है तो अरिजीत सिंह की भी है। अब अपने पास में क्या है, ये जो सिग्नल है इसमें ये सारी फ्रीक्वेंसीज मर्ज्ड है, इन सब का सुपरपोजिशन अपने को ये दिख रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी अलग है, ये अलग आवृत्ति का है, सबकी अलग अलग आवृत्ति होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलता है तो उसकी एक पर्टिकुलर आवृत्ति होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो। तो हर सिग्नल की एक फ्रीक्वेंसी है, इन सिग्नल का जो सुपरपोजिशन है सारा एक जगह पे मैं लगा दूं तो वो अपने को इस तरीके से दिखता है गाने में। अब देखो एम्पलीफायर का क्या काम होता है, एम्पलीफायर काम करता है कि आप जैसे डीजे पे गाना चला रहे हो तो आप चाहते हो कि उस पर उसकी एक पर्टिकुलर, मैं उस पूरे गाने को बढ़ा दूँ, मतलब आवाज़ तेज कर दूँ उसको गाने की। लेकिन आवाज़ तेज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उस गाने के अंदर जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उन सबकी आवाज़ तेज हो जाए, यही तो ना। गाने के अंदर अगर मैं आवाज़ तेज करता हूँ तो उसमें अगर कोई लड़की गा रही है तो उसकी भी आवाज़ तेज होगी, लड़का गा रहा है उसकी भी आवाज़ तेज होगी, ढोलक बज रही है उसकी भी आवाज़ तेज होगी, सितार गिटार जो भी बज रहे हैं ना सबकी आवाज़ तेज हो जाएगी। मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी की आवाज़ बढ़नी चाहिए। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो कम कर रहा हूँ तो कम होनी चाहिए। मतलब जो कंट्रोल हो रहा है वो सारी फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ये कुछ रेंज के लिए होता है। क्या होता है कि जैसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे मान लो कि आपका गाना चल रहा है और गाने की फ्रीक्वेंसी है मान लो 0 से लेके 5000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है। एक बार आइडिया ले लो, मैं मतलब ऐसे जनरल बता रहा हूँ।
कोई भी है एक सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेके 5000 तक की, इतनी फ्रीक्वेंसी का आपके पास में गाना है। मतलब उस गाने के अंदर जो अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसी की रेंज 0 से 5000 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब देखो ट्रांजिस्टर जो होता है, जो एम्पलीफायर होता है, वो क्या करता है, सबको समान रूप से बढ़ाता नहीं है। ये इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो एक गाने को आपने एम्पलीफाई किया, बढ़ाया, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उसमें सब जो इंस्ट्रूमेंट है सबकी आवाज़ बढ़ जाए, गाना जो सिंगर का वॉइस है सबका बढ़ जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि 0 से लेके मान लो आप 300 तक मान लो, इसका तो इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी आ गया ना, मान लो तबले की फ्रीक्वेंसी है वो 0 से 300 के बीच में आ गई, तो ये तो बहुत कम बढ़ेगी। और 300 से लेके 500 तक की फ्रीक्वेंसी है ना, 300 से लेके 3000 तक की, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और 3000 से लेके 500 तक ये भी काफ़ी कम होती है। मतलब अगर आप गाने को बढ़ा रहे हो तो इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो बहुत कम बढ़ेगी, और इससे ज़्यादा की है वो भी बहुत कम बढ़ेगी। बीच वाली है उसकी वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप गाने में मान लो तबले की फ्रीक्वेंसी है, तबले की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आ रही है 0 से लेके 300 के बीच में, ये मान लो F1 है, और मान लो ये जो है गिटार का फ्रीक्वेंसी है मान लो इसमें आ रहा है F2 में, 300 से 3000 से लेके 5000 के रेंज में आ रहा है गिटार F2। बाकी के जो है लता जी का, ये सितार का और ये अरिजीत सिंह का वॉइस है, ये इस रेंज में आ रहा है। तो अगर आप पूरे गाने की वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो है तबले की और ये जो किसकी है गिटार की, ये वाली आवाज़ें बहुत कम बढ़ेगी, कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम बढ़ेगी। तो आप अगर डीजे पर कोई भी गाना सुनते हो तो आप कई बार देखते हो कि उसमें केवल वो ढोल की बीट 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 सुनाई देती है, और उस सिंगर जो गाता है वो बहुत कम सुनाई देता है। तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इसकी हेल्प से। तो एक अच्छा प्रवर्धक वही होता है, एक अच्छा एम्पलीफायर वही होता है जो क्या करे, सारी फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दो उसको समान रूप से इंक्रीज कर दे, इक्वली उसको एम्पलीफाई कर दे। लेकिन एम्पलीफायर ऐसे होते नहीं है। अच्छा एम्पलीफायर होता है वो तो कर देता है, खराब एम्पलीफायर इतना अच्छा नहीं कर पाते। अच्छे एम्पलीफायर होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो सारे गाने को एक समान रूप से इंक्रीज कर देते हैं। उनमें जैसे आप ईयरफोन लेते हो, सस्ता ईयरफोन लेते हो तो आवाज़ फट जाती है उनमें। अच्छा ईयरफोन लेते हो तो उसमें अच्छा सर्किट आता है तो उसकी आवाज़ क्लियर आती है, हर एक बीट सुनाई देती है। अब आवाज़ तेज़ करते हो तो आवाज़ फटती नहीं है। फिर उसमें आवाज़ फटने का मतलब है कि आपको एक ही वॉइस बार बार सुनाई दे रही है और बाकी के वॉइस कम हो गए। और अच्छा अगर ईयरफोन आते हो तो उसमें हर एक बीट, हर एक इंस्ट्रूमेंट अच्छे से सुनाई देता है, क्योंकि वो सारी जो आवाज़ें हैं उसके अंदर सारी जो फ्रीक्वेंसी है उनको इक्वली एम्पलीफाई करता है। ये सीन होता है सारा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की। ओ मैंने क्या किया, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और गेन की बात करता हूँ। गेन क्या बताता है, आउटपुट कितना बढ़ रहा है यही बताता है। तो गेन और इसका जो एक सर्किट, अगर मैं वो बनाऊँ, ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ ऐसा बनता है। गेन का मतलब होता है लब्धि, आउटपुट की लब्धि जो होती है ना, आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात होता है, जो जनरली वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ। और इधर अगर आवृत्ति ले लूँ, आवृत्ति, तो ये गेन का जो होता है वो इस तरीके से आता है, सर्किट आता है, वो जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है कि फ्रीक्वेंसी अगर पहले बढ़ाते हैं तो बढ़ती है, गेन बढ़ता है, गेन बढ़ता है, गेन बढ़ता है, और फिर कांस्टेंट हो जाता है गेन। फिर ये कुछ आवृत्तियों के लिए कांस्टेंट रहता है, कुछ बीच वाले मध्यम भाग के लिए, मिडिल पोर्शन के लिए, फिर ये वापस से डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से होता है। तो हम लोग गेन कांस्टेंट रहे ये चाहते हैं हम लोग, ये अच्छी बात होती है। लेकिन इसमें गेन कांस्टेंट ज़्यादा दूर तक नहीं रह पाता, ये यहाँ से यहाँ तक रह पाता। ये मिडिल पोर्शन है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट आता है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इधर जैसे ये पॉइंट है। अगर मान लो कि यहाँ पर गेन जो है वो है AM, गेन कितना, AM, ठीक है। तो यहाँ पर गेन जो होता है ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पर गेन हो जाता है कितना,
AM/√2, मतलब 1/√2 टाइम्स हो जाता है, 1/√2 टाइम्स हो जाता है मैक्सिमम का। ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को ये F1 ले लो, मान लो फ्रीक्वेंसी, इसको लोअर फ्रीक्वेंसी है ये FL, और ये इसको F2 बोल देता हूँ, इसको हायर फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ FH, ठीक है। F1 FL F, तो इसके बीच में तो लगभग सही काम करता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इससे नीचे की कोई आवृत्ति होती है ना तो उसको बढ़ा नहीं पाता, जैसे तबले वाली आवृत्ति इसके नीचे आ गई। ये क्या बता रहा है, ये गेन को बता रहा है कि गेन यहाँ तो बीच में तो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, इससे इधर और इससे इधर क्या हो जाता है, गेन का वैल्यू कम होने लग जाता है। तो अच्छी बात नहीं है ये, तो ये गेन कांस्टेंट रहे, मेंटेन रहे, ये हम लोग चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है ना FL और F2 और F1 का, इसको बोलते हैं बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, क्योंकि इसका मतलब है कि ये इतने को तो इस रेंज के बीच में अगर कोई आ गया अपने पास में सिग्नल, उसको तो बढ़िया से एम्पलीफाई करेगा। तो ये रेंज जितनी ज़्यादा चौड़ी हो उतना ही अच्छा है ना, कि फिर तो रेंज बढ़ जाएगी, मतलब उस रेंज में आ गया तो अच्छे से एम्पलीफाई करेगा। तो ये रेंज है, इसको बोलते हैं F2 माइनस F1, इसको बोलते हैं डेल्टा F, मतलब बैंड विड्थ है ये, बैंड चौड़ाई, ठीक है। ये आ गया। अभी मैंने इसके अंदर कुछ लिखवाया नहीं है ना, हाँ, तो देखो एम्पलीफायर को अध्ययन करेंगे, फिर इसकी फेज के बारे में, सॉरी एम्पलीफायर का गेन है, गेन का स्टडी करेंगे, और फिर इसके फेज के रेस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो कला है वो आवृत्ति के साथ कैसे बदल रही है। ये तो गेन है, तो गेन के बारे में बात करें सबसे पहले तो लिखो, एक प्रवर्धक की लब्धि, एक प्रवर्धक की लब्धि आवृत्ति के भिन्न भिन्न मानों के लिए, आवृत्ति के भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न होती है। एक प्रवर्धक की लब्धि आवृत्ति के भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न होती है। इसे निम्न ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है, इसे निम्न ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। The gain of an amplifier varies. The gain of an amplifier varies with the frequency. The gain of an amplifier varies with the frequency. The gain of an amplifier vary with the frequency, which is shown in the figure, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लिखो, आगे लिखो पैराग्राफ, ये एक तरफ डायग्राम बना लेना, ये जो भी मैंने ग्राफ बनाया ये बना लेना। फिर आपको लिखना है क्या लिखना है, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ग्राफ को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ग्राफ को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ग्राफ कैन बी स्टडीड इन 3 पार्ट्स। ग्राफ कैन बी स्टडीड इन 3 पार्ट्स। ग्राफ कैन बी स्टडीड इन 3 पार्ट्स। अब देखो इसको 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से? पहला है निम्न आवृत्ति प्रास, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब ये यहाँ तक का जो रेंज है ना, ये निम्न आवृत्ति वाला क्षेत्र हो गया। तो निम्न आवृत्ति परास ये वाला हो गया, ये उच्च आवृत्ति परास का हो गया और ये मध्यम का हो गया। एक बात करूं, मध्यम आवृत्ति परास, मध्यम आवृत्ति परास, मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज, मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज
और एक हो गया हायर फ्रीक्वेंसी रेंज, उच्च आवृत्ति परास, उच्च आवृत्ति परास, उच्च आवृत्ति परास, हायर फ्रीक्वेंसी रेंज, हायर फ्रीक्वेंसी रेंज। 3 हो गए। चलो ये 3 छाप लेना। अब इसके बारे में हम लोग और स्टडी करते हैं। ये हुआ ना, अब इसके बारे में और स्टडी करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं इसमें। देखो तो ग्राफ की व्याख्या है, ऐसे लिख लो, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कर्व या ऑफ द ग्राफ, वक्र की व्याख्या। पॉइंट वाइज करेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट डॉट बना लिया करो, फर्स्ट सेकंड से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डॉट बना लिया करो। तो पहला पॉइंट की बात करूँ तो पहले क्या होता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है गेन बढ़ता है। ये कौन सा होता है, मध्यम भाग होता है। फिर मध्यम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिर ये डिक्रीज होता है। तो लिखो पहला पॉइंट लिखो, प्रारंभ में आवृत्ति का मान बढ़ने पर, प्रारंभ में आवृत्ति का मान बढ़ने पर प्रवर्धक की लब्धि का मान बढ़ता है। प्रारंभ में आवृत्ति का मान बढ़ने पर प्रवर्धक की लब्धि का मान बढ़ता है। मध्यम आवृत्ति के लिए, मध्यम आवृत्ति के लिए लब्धि का मान नियत रहता है। मध्यम आवृत्ति के लिए लब्धि का मान नियत रहता है तथा उच्च आवृत्ति के लिए, उच्च आवृत्ति के लिए लब्धि का मान कम होने लगता है। उच्च आवृत्ति के लिए लब्धि का मान कम होने लगता है। मैं तो इसको देख देख के बता रहा हूं। पहले बढ़ रहा था, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा था, पहले बढ़ा, फिर नियत हो गया और फिर कम होने लग गया। ठीक है ना, ये लाइन अब इंग्लिश में लिख लो। इनिशियली द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, gain of the amplifier increases, initially gain of the amplifier increases as frequency increases, as frequency increases. For the middle range of the frequency, for the middle range of the frequency, for the middle range of the frequency gain remains constant. For the middle range of frequency gain remains constant, gain remains constant। इसको आप अलग अलग पॉइंट पे लिख सकते हो। फिर आगे, फॉर हायर रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फॉर द हायर वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फॉर द हायर वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी gain starts to decrease, gain starts to decrease। For the higher values of the frequency gain starts to decrease, gain का वैल्यू क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ये है भैया, इतनी बात समझ आई। आगे बात करते हैं, अब इन दोनों पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, आवृत्ति के जिन मानों पर, हाँ इसमें एक सेकंड रुको, इसको कट कर दो, एक नया पॉइंट लिखवाता हूं। अर्ध शक्ति आवृत्तियां, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। देखो पहले समझ आता हूं, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे यहां पर मैक्सिमम गेन होता है AM, यहां पर जो लब्धि है वो कितनी है, AM है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जो गेन होता है वो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो जाता है, 1/√2 गुना हो जाता है।
लेकिन जो पावर है, शक्ति है, जैसे यहाँ पर शक्ति का मान अगर pm है, मैक्सिमम कितना है pm है, तो यहाँ पर पावर जो होती है pm कितना हो जाएगा, pm/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी pm/2। तो ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज है ना, ये दोनों आवृत्ति के जो दोनों मान है, इन पर पावर जो होती है वो पावर तो अधिकतम पावर का, मैक्सिमम पावर का आधा हो जाता है, और जो गेन होता है, लब्धि होती है, वो 1/√2 गुना हो जाती है, 1/√2 टाइम्स हो जाती है। इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों आवृत्ति के मानों को क्या बोलते हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियां बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने इस जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उसका हेडिंग लिख लो, अर्ध शक्ति आवृत्तियां, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो लिखो आवृत्ति के वे मान, आवृत्ति के वे मान जिन पर, आवृत्ति के वे मान जिन पर, हेलो पुष्पेंद्र, मैं क्लास में हूं अभी, मैं बाद में करता हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आवृत्ति के वे मान, आवृत्ति के वे मान जिन पर, जिन पर शक्ति का मान, जिन पर शक्ति का मान अधिकतम शक्ति का आधा, जिन पर शक्ति का मान अधिकतम शक्ति का आधा तथा लब्धि का मान, तथा लब्धि का मान अधिकतम लब्धि का, तथा लब्धि का मान अधिकतम लब्धि का 1/√2 गुना हो जाता है, तथा लब्धि का मान अधिकतम लब्धि का 1/√2 गुना हो जाता है, तथा लब्धि का मान अधिकतम लब्धि का 1/√2 गुना हो जाता है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, हाफ पावर पॉइंट, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज, डेफिनेशन, those values of frequencies, those values of frequencies, those values of frequencies at which the power becomes half of its maximum power, power becomes half of its maximum power, and those values of frequencies, those values of frequencies at which power becomes half of its maximum power and gain becomes 1/√2 times of, 1/√2 times of its maximum gain, 1/√2 times of its maximum gain are known as half power frequencies, half पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, F1 और F2 ये कैसी है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है, अर्ध आवृत्तियां, अर्ध शक्ति आवृत्तियां हैं ये दोनों 1 और 2। इसको FL लोअर पे है ना, ये लोअर साइड में निम्न आवृत्ति पे FL बोल दिया, इसको FH बोलते हैं। तो अर्ध शक्ति आवृत्तियों का जो डेफिनेशन लिखा है उसके नीचे आपको लिखना है ऐसे, एक तो F1 इसको बोलते हैं FL, निम्न अर्ध शक्ति बिंदु है, निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति, निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। इसको F1 इज इक्वल टू, इसको लिखा आपने क्या, F1 इज इक्वल्स टू FL भी लिख सकते हैं इसको। और इस पर क्या होता है, पावर का जो वैल्यू होता है, पावर जो होता है वो FL पे कितना होता है, मैक्सिमम का 2 होता है, और जो गेन होता है, गेन जो होता है वो गेन कितना होता है लोअर फ्रीक्वेंसी पे, मैक्सिमम का 1/√2 गुना होता है। L में मतलब मैं लोअर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। दूसरा उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति, उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति, उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति, हायर
हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और इसको f2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको fh से भी लिखते हैं। और ये हो गया, इस पे पावर जो होती है ph वो मैक्सिमम का आधा हो जाती है और गेन कितना होता है, वो भी कितना होता है, मैक्सिमम का 1/√2। h ये बता रहा हायर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। ये हो गया भैया। ये एक और बात लिखते हैं, भी टाइम देख लेता हूँ मैं कितना बचा है। टाइम है अपने पास थोड़ा सा और। देखो ये छाप लेना। इसके बाद में ये दोनों का जो फ्रीक्वेंसी, उनका जो गैप होता है, जो अंतराल होता है, उसको क्या बोलते हैं, बैंड अंतराल, बैंड चौड़ाई, बैंड गैप बोलते हैं, बैंड विड्थ भी बोलते हैं। तो देखो बैंड विड्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी, नेक्स्ट पॉइंट की जो हेडिंग है वो लिखो, बैंड अंतराल या बैंड चौड़ाई। बैंड विड्थ। तो लिखो, इसमें लिखो द डिफरेंस ऑफ हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, द डिफरेंस ऑफ हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड lower half power frequency, the difference of higher half power frequency and lower half power frequency, higher half power frequency and lower half power frequency is called is known as bandwidth। हिंदी में लिखो, उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति तथा निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति का अंतराल, उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति तथा निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति का अंतराल, उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति तथा निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति का अंतराल बैंड चौड़ाई कहलाता है, का अंतराल बैंड चौड़ाई कहलाता है। तो ये इसको ऐसे बोलते हैं बैंड चौड़ाई को डेल्टा, इसको बैंड चौड़ाई के ब्रैकेट में लिख लेना, DF लिख लेना आप। तो DF को ऐसे लिखते हैं बैंड चौड़ाई को F2 माइनस F1, या आप इसको ऐसे बोल लो F हायर माइनस F लोअर। ये जो होता है ये बैंड चौड़ाई है, ये बैंड विड्थ है, ठीक है। ये बैंड विड्थ होता है, बैंड चौड़ाई होता है। क्लियर है। एक अच्छा एम्पलीफायर हो उसके लिए बैंड चौड़ाई का मान ज़्यादा होना चाहिए। बैंड चौड़ाई का मान ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज को अच्छे से एम्पलीफाई कर सकता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि बैंड चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक इसी के अंदर एक आप वो लिख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा में लिख के, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहे ना, और अगर वो मेन टॉपिक नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर दिया करो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया करो। तो इसमें लिखना, अब ये जो लिखा ना इसके नीचे लिखना, यहाँ पे क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में, एक अच्छे प्रवर्धक के लिए बैंड चौड़ाई का मान अधिक होना चाहिए। एक अच्छे प्रवर्धक के लिए बैंड चौड़ाई का मान अधिक होना चाहिए। एक अच्छे प्रवर्धक के लिए बैंड चौड़ाई का मान अधिक होना चाहिए।